चल रही है, तो फिर दूसरे करने के लिए मजबूर होंगे, क्योंकि दबदबा उनको इतना तो चाहिए ही कि वो सरवाइव करें। अगली खबर यह है कि स्पेस वॉर से जुड़ी ये खबर अमेरिकी मीडिया के हवाले से है। चांद पर परमाणु रिएक्टर लगाना चाहता है अमेरिका। रे कुछ तो छोड़ दो, 2030 तक चांद पर परमाणु डोम बना रहे हैं। आयरन डोम की जगह में वो गोल्डन डोम बना रहे हैं, इसी के लिए रिएक्टर की बात कर रहे हैं वो। अभी उनमें 3 एस्पेक्ट्स हैं। एक तो एंटी सैटेलाइट में एक सैटेलाइट है, एंटी सैटेलाइट मिसाइल है, उसके जैमिंग्स हैं, और वो कहते हैं कि एआई इनेबल्ड ये जो करेंगे कि इनकी कितनी एनर्जी कितना पर लगाएं कि कौन फायर करेगा, उसका डिसीजन ह्यूमन बीइंग नहीं लेगा। जो आप बात कर रहे हैं वो गोल्डन डोम की जो संरचना है वही बनाई गई अमेरिका को सेव करने के लिए, मगर वो कहते हैं इट इज नॉट अ रियलिटी। मैंने उसके पेपर पढ़ी, आप ये कहते हैं हो ही नहीं सकता है। ये आपने कहा बड़ा अच्छी बात जो कही थी कि 21वीं सदी के फर्स्ट क्वार्टर को तो हम क्रॉस कर चुके हैं, 2025 है। वो कहते हैं कि एआई का जितना भी है, चाहे मशीन लर्निंग है, एआई है, क्लाउड कंप्यूटिंग, आप जो भी नाम ले लीजिए, दिस विल गोइंग टू स्टेबलाइज बाय 2035। अच्छा, 2035 तक ये उस जगह पहुंच जाएगा जहां ये बड़े स्टेबलाइज हो जाएगा। अच्छा, लोग इसके लिमिटेशंस और इसके कितने हम उसको कर सकेंगे ये जान पाएंगे। देखिए, अच्छा सर, ये भी हो सकता है क्या कि एआई में जल्दी से जल्दी अपने आप को महारथी बनाकर कुछ मुल्क ऐसे हैं क्या जो दूसरों के एआई में खुद को इनेबल करने की रफ्तार को लिमिट कर सकते हैं, स्लो डाउन कर सकते हैं? कैप्टन श्याम, ऐसा भी हो सकता है क्या? देखिए, कुछ भी पॉसिबल है। जब टेक्नोलॉजी की हम एडवांसमेंट की बात कर रहे हैं तो इस हिसाब से अगर अमेरिका की बात करें तो वो साइबर स्पेस में है। आप देख सकते हैं उसकी जो भी अपने स्पेस टेक्नोलॉजी की बात आपने की, वो चांद तक जा रहा है। तो अगर वो अपनी एआई को डेवलप करता है तो उसको अगर यूज करता है दूसरे कंट्रीज के अगेंस्ट में, तो हम जैसे किसी को हम सीज कर लेते हैं किसी की साइबर स्पेस को, या हम किसी को अटैक करके जैमिंग कर देते हैं, तो वही तरीका होगा कि आपकी एआई कैपेबिलिटी को भी वो तोड़ सकता है। तो ये पॉसिबल है, लेकिन ये सारी चीजें ना अभी हाइपोथेटिकल तो मतलब ये एआई की प्रतिस्पर्धा, एआई कौन कितना बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर पा रहा है, उसको एआई को कितना रिफाइन कर पा रहा है, इस मामले में भी एक होड़ है। और अंतरिक्ष युद्ध में गेम चेंजर वाली खबर यह है कि चीन ने किया सैटेलाइट किलर लेजर क्रिस्टल बनाने का दावा। अमेरिकी उपग्रहों के लिए यह खतरनाक लेजर क्रिस्टल कहा यह जा रहा है कि जितनी सैटेलाइट ये अमेरिका की आंखें आसमान के ऊपर उसने फिक्स की हुई हैं, पूरी दुनिया को दिखला दूंगा उन सैटेलाइट्स को वहीं पर जहां पर वो हैं। ये दावा है कि ये सच हो सकता है? एक दावा तो आया है चाइना का, जो लगता है वो उन्होंने एक बेरियम गैलियम सेलेनाइड, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये इसका क्रिस्टल बनाया। इस क्रिस्टल की खास बात यह है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है कि ये बेंड ज्यादा कर सकता है। गजब क्रिस्टल बनाता है सर। एक वो अजीनोमोटो बनाया इसने, अजीनोमोटो भी है इसी का बनाया हुआ है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। आपकी जुबान पे अगर वो चढ़ जाए तो आपको कोई दूसरा स्वाद अच्छा लगना बंद हो जाएगा। तो इस क्रिस्टल से ये होगा, ये लेजर बीम को बहुत कंसंट्रेट कर सकता है अगर ये बना लिया है। देखिए, हम लोग ब्रोशूर की बात करते हैं हमेशा चाइना के संदर्भ में कि ब्रोशूर ऐसा रहता है कि देख के आपके पैर थरथरा जाए, लेकिन बाद में निकलता नहीं मामला। तो अगर ये बना लिया है, जो कि संभावना है, तो लेजर गन्स दूर तक मार करने वाली हाई पावर्ड बन सकती हैं, एंटी सैटेलाइट में काम आ सकती हैं। लेकिन आपसे मैं एक बात बताऊंगा, जो आपने मून वाली बात बताई, चांद पे पहुंचे हैं, वो हमारा जो एग्रीमेंट है, आउटर स्पेस ट्रीटी जो है, वो उसके खिलाफ है, उसके बिल्कुल खिलाफ है। लेकिन आजकल देखिए अमेरिका किसी भी ट्रीटी को नहीं मान रहा है। सर, चाहे वो मैं तो ये मानता हूं कि असल में इस दुनिया में मजबूत और शक्तिशाली होने का प्रमाण एक और है, हाँ, कि कौन साझा किए हुए जो ट्रीटी हैं, एक दूसरे से मुआहदे हैं, कौन उनको फाड़ के डस्टबिन में डाल देता है, वो उतना ताकत। ये वैसा ही है जैसे राहुल चाइना यही कर दिया था ना, हाँ? चाइना यही कर रहा है। रशिया कई बार ये कहता है कि अगर ऐसा करोगे तो फिर तुमको, और अमेरिका तो खैर ये कर ही रहा है। तो ये क्या दुनिया में ताकतवर होने की एक नकारात्मक होड़ भी चल पड़ी है, और इसी का ये प्रदर्शन है कि आप जाके चांद में न्यूक्लियर रिएक्टर लगाएं अगेंस्ट द ट्रीटी। और क्या इसी तरह के कदमों की वजह से कहा जाता है कि ह्यूमन रेस जितनी बुद्धिमान है, कई बार उसकी बुद्धिमानी लिमिट से ज्यादा है, हद से ज्यादा है। वो ये कहती है कि बाल्टी भर दो, और जब बाल्टी भर जाए तो उसको पलटा के कहती है कि जो पेंदी वाली जगह है ना वो भी भर दो, और उसमें जो बाल्टी वाला है वो नीचे गिर जाता है। रूस को लेकर यूक्रेन का बहुत बड़ा दावा, अंतरिक्ष में न्यूक्लियर वेपन तैनात करने की योजना में है रूस, बड़ी तैयारी में है रूसी एरोस्पेस फोर्सेस। मतलब ये जो वाकई स्पेस वॉर वाली जो बात कही जा रही है कि धरती को तो छोड़ा नहीं लगता है।
देखिए होगा तो जरूर कुछ ना कुछ, क्योंकि जब ये फैटमैन जो बनाया था न्यूक्लियर नहीं सर, ये जो कहा जाता है कि अगर आपको धरती पे राज करना है तो आपको पानी पे कंट्रोल चाहिए, समंदर में अगर कंट्रोल करते हैं आप तो धरती पे राज कर ले, ये बात कही जाती है स्ट्रेटजिस्ट के। क्या स्पेस भी ऐसे ही है कि जो स्पेस को काबू कर लेगा वो धरती पर भी राज कर? देखिए स्पेस पे तो राज अभी, देखिए ऐसा है कि स्पेस के अंदर होल लग गई है, राज करने की स्थिति में कोई भी नहीं है। यदि आप मून के साउथ पोल पे नहीं लैंड कर पाते हैं और भारत लैंड कर जाता है तो आप ये कहेंगे स्पेस का पूरा हमने पकड़ लिया। देखिए स्पेस का बहुत डिस्टिंक्ट है, बहुत ऐसा नहीं है कि आप कल ही हो जाने वाला है। ये फ्यूचर बोलते हैं 2035 में सब स्टेबलाइज, स्पेस जो आप बात करते हैं वो भी स्टेबलाइज करेगा, कैप्टन शाह, क्योंकि आफ्टर सम टाइम देयर इज नथिंग। मैं कहना चाहता हूं आपको, देखिए ये तो स्पेस वॉर सुना दो, एक कविता सुना दो। स्पेस वॉर की बात हो रही है सर। मैं आपको बताऊं भारत का रुख, जब हम बात करते हैं ना समुद्री रुख की बात करते हैं तो ग्लोबल साउथ की बात करते हैं और ग्लोबल साउथ को अपना लीडर मानते हैं, तो हमने भी चांद पे साउथ में लैंडिंग की है। और हम जो ये कहना चाहते हैं कि हम अभी सभ्यता, अभी देखो कॉन्फ्रेंस हुआ था पूरे वर्ल्ड का, इतने सारे एस्ट्रोनॉट आए, उसमें राकेश शर्मा जी भी थे, दिल्ली में हमने कॉन्फ्रेंस किया, सारे लोग उसमें जुटे थे, इसी साल की बात कर रहा हूं मैं। और हमने ये कहा कि कोलैबोरेशंस करो, आप सैटेलाइट की कम्युनिकेशंस है, वेदर रिपोर्टिंग है, सिचुएशनल अवेयरनेस है, मौसम की जानकारी है, सर्च एंड रेस्क्यू जो HADR मिशंस हैं, जो ये सब की बातें हैं उनको करो, स्पेस में जाओ, एक दूसरे से मिलो। हमने डॉकिंग कर ली, हम चंद्रयान हम जा रहे हैं, हम अपने स्पेस में मानव को लेके भी जा रहे हैं और हम सभ्यता के साथ जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो भारत का रोल है ना वो स्पेस में भी बनेगा। आप ये ध्यान रखना कि ये रशिया चाइना जब होड़ लगाएंगे, ये रिएक्टर बनाएंगे, ये कैप्टन शाह ये कहना चाह रहे हैं कि जहां जहां पर जब घाव आ जाएंगे ना, ये जो मानव इस तरह के एंडेवर जो कर रहा है उसमें घाव बनेंगे, जब मरहम की जरूरत होगी तो हिंदुस्तान पहुंचेगा। हिंदुस्तान की किस्मत में यही लिखा हुआ है शुरू से कि वो अपने विश्व गुरु होने को वहां पर दिखाता है जहां पर असल में जहां लोग पहले त्राहिमाम कर रहे होते हैं, वहां जाकर वो जब राहत की जरूरत होती है भारत करता है। लेकिन क्या बाकियों की जिम्मेदारी भी नहीं बनती? भारत का काम इस लिहाज से क्यों बढ़ाया जाता है? पाकिस्तान को धूल चटाने वाली ब्रह्मोस से जुड़ी बड़ी खबर है, ब्रह्मोस मिसाइलों की बड़ी खरीद को मंजूरी, भारतीय सेना देगी सुपरसोनिक मिसाइलों का बड़ा ऑर्डर, नेवी से भी ब्रह्मोस मिसाइलें खरीदने के लिए मंजूरी संभव। नेवी के संदर्भ में क्योंकि बात हो रही है कैप्टन शाम, ये ब्रह्मोस के संदर्भ में या मिसाइलों के संदर्भ में मारक क्षमता के हिसाब से नेवी कहाँ है और क्या किस तरह के लिए डेडलाइंस अपने लिए लेकर चल रही? देखिए जब आप बात करते हैं ब्रह्मोस की, तो सबसे पहले ब्रह्मोस को नेवल शिप्स में फिट किया गया था आज से 25 साल पहले। पहली जो तैयारी हुई थी ब्रह्मोस की, इसका स्टार्टअप भी नेवी ने किया था और बहुत आगे है नेवी इस क्षेत्र में सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स के फायरिंग में। तो उस हिसाब से हमने इनको 90s से शुरू किया था डेवलप करना, 2000 तक आते आते हमने इनको सेट कर लिया था। आज के दिन में हमारे जितने भी इंडिजिनस मिसाइल्स जो हमारे प्लेटफॉर्म हैं, डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स हैं, सब में करीब करीब ब्रह्मोस लगे हुए हैं। और जो नई जो हमारी प्रोजेक्ट अल्फा 18 अल्फा के तहत जो न्यू जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स आ रहे हैं उसमें भी ब्रह्मोस लगे रहेंगे। एक एक शिप पे 16 से ज्यादा स्लॉट्स लगे हुए हैं, 16 ब्रह्मोस है, 7 से ज्यादा डिस्ट्रॉयर और 10 फ्रिगेट लेके सिंदूर में हम खड़े थे। सोच सकते हैं नंबर ऑफ मिसाइल, और ये बड़े बड़े मिसाइल्स हैं, ये एंटी शिप भी है और ये शोर पे भी, मतलब लैंड भी अटैक कर सकते हैं। तो फिलीपींस की बात आप करते हैं, फिलहाल आपको पता है मनीला में हमारी फ्लीट, ईस्टर्न फ्लीट पेट्रोल कर रही थी, तो वहां पर हमने उनको जाके अपना फायर पावर दिखाया। पहली बार हमने ज्वाइंट पेट्रोल किया है, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल हम करते थे, ज्वाइंट पेट्रोल कर रहे हैं। चाइना ने शैडो किया हमको, वो देख रहा है हमारी मारक शक्ति को। और वियतनाम जैसे हमारे सिंगापुर है, वहां भी सिमेक्स में आने सतपुड़ा है, कलकत्ता और किल्तान और शक्ति वहां लगे हुए हैं। तो ये जरूरी है कि हमें समझना कि हमारे ब्रह्मोस जो है कॉस्ट इफेक्टिव, प्रिसाइज, इजी टू ऑपरेट और पानी में, हवा से और जमीन में और सबमरीन से भी, तो ये सब जगह से लॉन्च हो सकती है। तो ब्रह्मोस को लेकर पूरी दुनिया में आप देखिए इतना जितना ये मिसाइल, इसका नाम रिवर्बरेट इन दिनों कर रहा है, शायद ही किसी का कर रहा हो। और ब्रह्मोस को लेकर अमेरिकी अखबार में खबर आई है, ब्रह्मोस की ताकत देखकर चौंक गए थे ट्रंप। परमाणु वॉरहेड लगाने का डर सता रहा था कि कहीं ब्रह्मोस के सिर पर परमाणु सामग्री रखकर यहां तो नहीं भेज दिया गया कि वो टोकरा यहां खाली हो और फिर उसके बाद वहां किराना हिल्स में कुछ बचे नहीं। ये डर क्यों लगा होगा अमेरिका को अचानक? डर अमेरिका लगा, मैं आपको बताऊं, ब्रह्मोस के जो जन्मदाता हैं जिनका नाम बहुत कम लिया आता है, आया है कभी कभी, वो हैं डॉक्टर पिल्ले। डॉक्टर पिल्ले ने इसको उनके साथ एग्रीमेंट करके ब्रह्मोस की रचना की और इस तरीके से ये प्राइवेट एंटिटी बनी जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ जो रशिया है उसका 50.5%, 49.5% था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 50.5% था, किसी का 51% नहीं था, इसलिए प्राइवेट सेक्टर बन गया टू अ डिग्री।
तो उससे ये निकला ब्रह्मोस आगे बन के आई। ब्रह्मोस की खास बात क्या थी कि हमने एक और एग्रीमेंट साइन किया जिसकी भी चर्चा बहुत नहीं हुई है, MTCR साइन किया, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम। उससे पहले हम 300 किलोमीटर से ज्यादा वाली ब्रह्मोस नहीं बनाते, हम उसको 295 रखते थे। वो खुला क्योंकि अगर आप MTCR साइन आपने नहीं किया है तो आप उससे ज्यादा बनाते हैं तो यू आर वायलेटिंग द इंटरनेशनल एग्रीमेंट। और ग्रोथ पाथ में अगर आप इंटरनेशनल एग्रीमेंट वायलेट करते हैं, इंडिया वाज ऑन ग्रोथ पाथ, तो ये बहुत अपने आप में सैंक्शंस लाता है। तो ये समझ करके तो अब ब्रह्मोस जो बनी है अब हर तरह से लैंड, सी, एयर, जैसे कैप्टन श्याम ने बताया, सी से शुरू किया, एयर का भी आ रहा है, लैंड का भी है। तो अब ब्रह्मोस जो है प्रेसिशन में आगे बढ़ती आ रही है। AI जो आप बात कर रहे थे, ब्रह्मोस को सेल्फ लर्निंग वेपन बनाया जा रहा है। कैसे? रेंजेस में जब हम फायर करेंगे, इट विल लर्न फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड करेक्ट एंड एक्यूरेट इटसेल्फ। ये वाली बात आ रही है। तो ये कोर्स करेक्शन का भी के लिए भी दिमाग इसको दे दिया गया है। और नौसेना को मिला नया युद्धपोत हिमगिरी। भारतीय युद्धपोत हिमगिरी से जुड़ी ये खबर देखिए कि इससे पाकिस्तान की नींदें उड़ गई हैं। ब्रह्मोस और बराक मिसाइल से लैस है ये हिमगिरी। ब्रह्मोस और बराक मिसाइलों से इसकी मारक क्षमता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। मुझको लगता है साम दंड भेद, साम मतलब तुलना, तुलना की बात की आपने, कहीं भी नहीं है नेवी, हमने उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। दाम के मामले में कटोरा है, बिल्कुल कटोरा है, तो उनको पता है। दंड के मामले में ऑपरेशन सिंदूर में अभी दिया है, हमने पेनल्टी मेजर दिया था। और साम दाम दंड, साम दाम दाम मतलब कॉस्ट ऑफ वॉर वो जीत नहीं सकते। और भेद वहां दिखाई देता है सर। और भेद जो अंडा फूट रहा अपने आप, हाँ बिल्कुल, वो भेद है जो हम कहते हैं कि सिंदूर बंद क्यों किया, मार बलूचिस्तान अपना झंडा अलग फहरा रहा है। हमें क्यों करना है? अंडा फोड़ने दो ना, फोड़ क्यों रहे हो? मैं आपको कहता हूँ तो भेद तो कर रहे, साम दाम दंड भेद से चलिए, हमारी नीति वही है। अब बात करते हैं तुलना की, सारे के सारे शिप्स उनके बैठे रह गए अंदर। आप 17 अल्फा की बात कर रहे हो, प्रोजेक्ट नीलगिरी की, ये हिमगिरी का शिप है, दूसरा शिप है। ऐसे 6 शिप थे हमारे पास। पहला शिप जब हमने टाइप 12 लिया था अमेरिका इंग्लैंड से, नीलगिरी, हिमगिरी, दूनागिरी, उदयगिरी, विंध्यागिरी, तारागिरी, ये 6 शिप थे। अभी इनको दोबारा बनाया जा रहा है, हम रिक्रिएशन करते हैं शिप्स को। नीलगिरी मेरा पहला शिप था जहां मैंने पहली लैंडिंग की थी एज ए हेलीकॉप्टर पायलट, मुझे याद है 1988 में, और ऑपरेशन पवन में मैं 1 साल रहा इसी शिप से। तो ये वही क्लास एक एक्स्ट्रा शिप्स में बन रहा है, जो 3 शिप हमारे गार्डन रीच में बनेंगे और बाकी 4 मैचगॉन डॉक बना रहा है। मलयगिरी एक नया शिप है, नया नाम है ये सब, देखिए मलयगिरी एक नया नाम है। 7 शिप बनेंगे, इसके साथ हमारे फ्रिगेट अगले 3 सालों में नेवी को मिलेगी। तो ऑब्वियसली ये 25 से ज्यादा फ्रिगेट्स, ये 20 से ज्यादा डिस्ट्रॉयर्स, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 17-18 सबमरीन, 3 SNBM, ये अरिधमन आ रहा है, उसकी ध्वनि आने वाली है अभी। तो कैपेबिलिटी से कहां नहीं डरेगा वो? टर्की क्या कर लेगा उसको? 3 शिप लेके आया था, उसको भी भगा दिया था हमने, वो नहीं आ पाया दोबारा इस तरफ, उसको हिम्मत नहीं हुई दोबारा कि हमारे इंडियन ओशन में आ सके। और हमने छोड़ा नहीं, हम साइप्रस चले गए तुरंत, टर्की को समझाने के लिए हम साइप्रस चले गए। उसके पहले हम पिछले साल ग्रीस गए थे, हमारे नेवल चीफ ग्रीस गए थे। आज पिछले 4 दिनों से हमारे नेवल चीफ जापान में थे और फिलीपींस में हम बड़ी एनलाइटनिंग चर्चा आज रही सर आप लोगों के साथ। और मुझे तो ये लगता है कि वक्त कम पड़ता है, वरना आप लोगों से न जाने कितना ज्यादा सीखा जा सकता है। ये AI जो है ना, हमारे यहाँ तो आई कहा जाता है माँ को, आप जानते हैं महाराष्ट्र में माँ को पुकारने के लिए आई कहा जाता है। और वैसे आई तो कहा जाता है आई 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 आजा, लेकिन ये आजा वहां तक रहना चाहिए कि इस होड़ में, एक दूसरे के ऊपर दबदबा बनाने की होड़ में कहीं ऐसा ना हो कि ह्यूमन रेस ही किसी दिन हाथ ऊपर करके खड़ी हो सरेंडर करके, और उधर कोई मशीन खड़ी हो कि अब सब कुछ अपना जो है वो हमें सौंप दो। ये नौबत भी नहीं आना चाहिए। आप लोगों का बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, और बहुत ही सामान्य और बड़े साधारण और सरल शब्दों में हमको ये समझाने के लिए कि चैलेंजेस क्या हैं और उन चैलेंजेस के बीच में इंडिया खुद को कैसे इनेबल करता जा रहा है। आप सबसे विदा लेता हूं, नमस्कार।